तो चलो देखते हैं नया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए पार्ट नंबर 4 में। पहले के पार्ट आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं अगर चाहे तो। पहला क्वेश्चन है कि एक्स रे डिफ्रैक्शन विधि से डीएनए का व्यास या एक डीएनए के एक कॉइल या एक कुंडल का व्यास, एक हेलिकल का व्यास कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम का, 40 एंगस्ट्रॉम का, 30 एंगस्ट्रॉम का या फिर 20 एंगस्ट्रॉम का। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए एक डबल कुंडलित संरचना होती है और उसमें व्यास का मतलब यहाँ पे डायमीटर से है। किससे है? डायमीटर से है। तो एक डीएनए की एक कुंडल, एक हेलिकल का, एक चक्र का जो डायमीटर होता है एक उसका, एक कुंडल का, वो करीब करीब 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है डीएनए का जो साइज है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो साइज है, वो पता करने का एक मेथड होता है। अगला देखो कि पल्मोनरी आर्टरी का उद्भव कहाँ से होता है? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका उद्भव बाएं निलय से होता है, दाएं निलय से होता है, दाएं अलिंद से होता है या फिर बाएं अलिंद से होता है? इसका आंसर है दाएं जो है निलय से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है, तो ऊपर अलिंद होता है, नीचे निलय होता है। तो इस तरह से इसमें फ्लो होता है ब्लड का, प्योर से इम्प्योर और इम्प्योर से प्योर की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए वॉटसन, क्रिक और एक और थे फ्रैंकलिन को कब नोबेल प्राइज मिला था? तो आपको पता है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है उसकी खोज वॉटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन ने 1953 में 1953 में की थी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ यहाँ पे बोला है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 में। ठीक है, डीएनए किस किस को मिला था? वॉटसन को, क्रिक को, फ्रैंकलिन को और एक और साइंटिस्ट थे, नाम भूल रहा हूँ मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बैटसन ने, मेंडल ने, जेनसन या फिर जॉनसन ने या फिर यूगो डी ब्रिज? यहाँ पे यूगो होना चाहिए था, यूगो डी ब्रिज ने की थी। तो जो जीन शब्द की खोज है वो ये जॉनसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूगो डी ब्रिज म्यूटेशन के लिए, उत्परिवर्तन के लिए काफ़ी फेमस हैं। जेनेटिक्स के बारे में जो है मेंडल ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से उत्परिवर्तन कारक यानी कि जो म्यूटेजेंस होते हैं वो कौन से हैं, यानी जो म्यूटेशन करवा देते हैं? तो नाइट्रस एसिड, प्रोफ्लेविन या फिर 5 ब्रोमोयूरेसिल या फिर सभी? तो जो ये सभी के सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं। ये सभी उत्परिवर्तन जीन्स में या फिर डीएनए में चेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम म्यूटेजेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में दो वलय वाला नाइट्रोजनी क्षार कौन सा होता है? दो वलय मतलब जिसमें दो रिंग मिलती हैं। आपको पता है जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो क्षार आते हैं, एक को हम बोलते हैं ए यानी एडेनिन, एक को बोलते हैं ग्वानिन यानी जी। और पिरिमिडीन में 3 क्षार आते हैं, एक कौन सा होता है? साइटोसिन, थाइमिन और यूरिसिन। ये इन तीनों को पिरिमिडीन कहा जाता है। ये एडेनिन और ग्वानिन को जो है प्यूरीन कहा जाता है। और जो पिरिमिडीन होता है वो इसमें एक सिंगल बेंजीन रिंग पाई जाती है, एक इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। जबकि जो प्यूरीन में ये दोनों जो आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, इनका जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है वो डबल बेंजीन रिंग वाला होता है, कुछ ऐसे, इसीलिए जो है इनको डबल बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिनमें दो रिंग, वलय का मतलब यहाँ पे रिंग से होता है, तो किन में 2 रिंग मिलती हैं? तो ग्वानिन में मिलती है, यानी एडेनिन और ग्वानिन में मिलती है। तो एडेनिन तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए ग्वानिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों में सिंगल रिंग मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है कि आरएनए से प्रोटीन निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको हम जो है ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं बोलते, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है। देखो होता क्या है, सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है,
और mRNA से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, और DNA से mRNA की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए बोला था कि प्रोटीन निर्माण के लिए तो ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। एमिनोजनन कोई प्रोसेस नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन बता दिया मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से mRNA की प्रोसेस, और DNA से दूसरा DNA बनने की जो प्रोसेस होती है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनिन में से इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? रेनिन केसिन को, एमाइलेज प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इनमें से जो सही जोड़ा है वो है ऑप्शन नंबर ए। रेनिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो केसिन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो रेनिन यहाँ पे सही है। एमाइलेज इससे गलत मैच किया गया है। एमाइलेज का मेन काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ना कि प्रोटीन को। इसके अलावा लाइपेज का मेन काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, कार्बोहाइड्रेट को नहीं। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रेनिन होगा, जो कि मिल्क प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकोफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ई का केमिकल नाम जो है टोकोफेरोल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में कौन सी WBC ब्लड में पाई जाती है? तो सर्वाधिक संख्या में जो WBC पाई जाती है वो बेसोफिल होती है। बेसोफिल को फर्स्ट डिफेंसर भी कहा जाता है हमारी बॉडी का, क्योंकि सबसे पहले जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसका सामना बेसोफिल से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बेसोफिल या फिर न्यूट्रोफिल, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रोफिल होगा करेक्ट आंसर। न्यूट्रोफिल से हमारा सब जो है सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसोफिल नहीं, सी। इसीलिए न्यूट्रोफिल को जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में लबलब, या फिर यहाँ पे सिर्फ लब लिखा है, हृदय में लबलब की आवाज़ या फिर हृदय धड़कन पैदा होती है निम्नलिखित कपाट के बंद होने से। तो हृदय में जो धक धक की आवाज़ आप सुनते हैं वो पैदा होती है द्विवलयी कपाट और त्रिविलयी कपाट के बंद होने के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोकेंटर फोसा निम्न में से किस अस्थि की विशेषता होती है? तो ट्रोकेंटर जो फोसा होता है वो फीमर में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फीमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस सहायक लैंगिक ग्रंथि के स्राव में फ्रक्टोज व साइट्रिक एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर है सेमिनल वेसिकल में ऐसा होता है। सेमिनल वेसिकल में जो फ्रक्टोज होता है वो स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैमनस यानी लंगड़ापन निम्न बीमारी का में से किसका लक्षण है? तो लंगड़ापन देखो इनमें से जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ होता है उसमें भी लंगड़ापन थोड़ा थोड़ा जो पशु लंगड़ा के चलता है, FMD में भी चलता है और इफिमेरियल फीवर में भी चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सबों में चलता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से FMD रोग की पश्च रोग व्याधियाँ क्या हैं? यानी FMD रोग से पहले क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे? तो FMD रोग से पशु हाँफने भी लगता है, एबॉर्शन होने के चांस भी रहते हैं, बालों की लंबाई भी बढ़ती है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 डे फीवर किसे कहते हैं? तो जो एफिमेरियल फीवर होता है उसे 3 डे फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 से 4 दिन के बाद अपने आप ही ये ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाता है, इसलिए इसको 3 डे फीवर कहते हैं। 3 दिन तक ही अधिकतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बीमारी के इलाज में सुरामीन दवा उपयोगी होती है? तो इनमें से जो है वो ट्रिपेनोसोमियोसिस जो बीमारी होती है उसमें जो है सुरामीन दवा का उपयोग अधिकता से होता है, ठीक है। किसमें? ट्रिपेनोसोमिया बीमारी में सुरामीन दवा का उपयोग अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्बर्स पोल वर्म किसे कहते हैं? तो बार्बर जो पोल वर्म होता है उसे होमोनकस को, ठीक है, होमोनकस को जो है बार्बर पोल वर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः जो मिल्क फीवर रोग होता है वो कब होता है? ब्याने के 2 माह बाद, ब्याने के 2 दिन के बाद, ब्याने के 2 सप्ताह बाद, या फिर कभी भी हो सकते हैं
ये मौसम पे निर्भर करता है। देखो जनरली इसका आंसर जो है ब्याने के 2 दिन के बाद होगा। कई बुकों में आपको ये भी करेक्ट आंसर मिल सकता है, लेकिन सटीक आंसर इसका ब्याने के 2 या 4 दिन के आसपास जो है ये अधिकतर होता है। 2-4 दिन का मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अधिकतर मिल्क फीवर तभी होता है पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टमार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्वाधिक उपयोगी है? पोस्टमार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना में निम्न में से कौन सा हार्मोन सबसे उपयोगी होता है? तो वैसे इसका आंसर करेक्ट आंसर GnRH है, लेकिन कई बुकों में आपको इसका आंसर प्रोजेस्टेरोन भी मिल सकता है। सटीक आंसर इसका GnRH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैरोविंग निम्न में से किसके पार्चुरेशन या प्रसव को कहते हैं? तो फैरोविंग जो है, जो सुअर होता है पिग, उसके ब्याने की प्रोसेस को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी नर जनन तंत्र से संबंधित है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है? जो फीमोसिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, या आपके लिए HW भी है कि घोड़ी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? आपको मुझे कमेंट करना है 310 दिन का, या फिर 380 दिन का, या फिर 410 दिन का। इन तीनों में से आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि घोड़ी का गर्भकाल कितने दिन का होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।